सेठपुरी गांव में नंदू नाम का एक आदमी रहता था। नंदू वैसे बहुत बुद्धिमान था। बुद्धिमान होने के बावजूद उसके पास कोई काम नहीं था। वो रोज किसी ना किसी के पास जाकर काम मांगता, परंतु उसे कोई काम नहीं देता था। एक दिन नंदू राशन की दुकान पर जाकर दुकानदार से कहता है, नंदू भाई, कोई काम हो तो देना। मेरे पास कोई काम नहीं है, जिसके कारण मेरा परिवार कई दिनों तक भूखा रहता है। दुकानदार: नंदू, तू तो बहुत समझदार है। तू कोई पढ़ा लिखा वाला काम कर। ये मजदूरी का काम क्यों कर रहा है? अब जा, काम धंधे के समय खोटी मत कर। नंदू को बुरा तो लगता है, पर वो दुकान से जाते हुए मन ही मन सोचता है, नंदू मन में, चलो छोड़ो, इन्हें कभी ना कभी मेरी अहमियत तो समझ आएगी। काम नहीं मिलने के कारण वो बहुत परेशान रहने लगता है। धीरे धीरे समय भी बीतने लगता है। एक दिन उसकी पत्नी अनीता उससे कहती है, अनीता, अजी सुनते हो, तुम्हें कहीं काम नहीं मिल रहा तो आप एक बार राजमहल जाकर राजा जी से विनती करके उन्हीं से काम मांग लीजिए। नंदू: हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, परंतु वहाँ मेरे लायक कोई काम नहीं मिला या फिर उन्होंने मना कर दिया तो? अनीता: अजी आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आप एक बार वहाँ जाकर तो देखिए, कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे राजा जी। नंदू: चलो, तुम कह रही हो तो मैं चला जाता हूँ। अगले दिन नंदू अपने घर से अपना डंडा, जिसके पीछे एक छोटी सी लाल रंग की पोटली बांधे रखता था, को लेकर चंदन नगर की ओर बढ़ता है। चंदन नगर पहुंचने के बाद वो वहां लगे साप्ताहिक घाट और मेले से घूमते हुए राजमहल पहुंचता है। महल की भव्य इतनी कि हर किसी की आंखें चौड़ी हो जाएं। नंदू मन में, अरे वाह, कितना सुंदर और भव्य मंदिर है, महल है। चलो चलता हूँ राज महाराजा के पास काम मांगने। नंदू भाया, ये मुख्य द्वार कहाँ है? आम दरबार कहाँ लगा है? सैनिक: बाएं से तीसरा दरवाजा, पर कोई फायदा नहीं, तुम्हारी परेशानी का वहाँ सिर्फ मजाक बनेगा। महाराज का नाम तो आप जानते ही हैं, खड़ग सिंह नाम है उनका। नंदू: अच्छा जी, जो भी हो, मुझे तो बस अपने काम से मतलब है। इतना कहते हुए नंदू वहां से चला जाता है। महल के मुख्य द्वार पर पहुंचने के बाद वो देखता है, आज राजा ने आम जनता के दरबार लगाया हुआ था, जिसमें राजा लोगों की समस्या सुन मजाक बनाने लगता है। हालांकि लोग राजा के पास आना नहीं चाहते थे, परंतु उनकी परेशानी हल के लिए उन्हें राजा के पास आना ही पड़ता था। लोगों की सुनवाई की कतार में नंदू भी लग जाता है और अपनी बारी का इंतज़ार करने लगता है। थोड़ी देर बाद नंदू की बारी आती है। नंदू: प्रणाम महाराज, मेरा नाम नंदू है। मैं आपके राज्य के गांव सेठपुरी से हूँ। मुझे अपने परिवार के पालन पोषण और निवारण के लिए रोजगार की आवश्यकता है। मुझे आपके यहाँ कोई काम मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। राजा: अच्छा, तुम्हें काम की तलाश है? काम तो मिल जाएगा, पर उसके लिए तुम्हें किसी प्रकार का धन नहीं मिलेगा। नंदू: लेकिन महाराज, बिना पैसे के मैं कैसे काम कर पाऊंगा? राजा: तुम मेरे दिए हुए काम को मना कर मेरी अवहेलना कर रहे हो। जानते नहीं हो मूर्ख, खड़ग सिंह नाम है मेरा। खड़ग सिंह: सैनिकों, इसे बंदी बनाकर 10 दिनों तक काल कोठरी में डाल दिया जाए। नंदू: महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी बात का आप गलत मतलब निकाल रहे हैं। इतने में सैनिक आकर उसे कारागार की तरफ घसीड़ कर ले जाते हैं, उसे काल कोठरी में डाल देते हैं। नंदू अंदर बैठा बैठा बहुत रोता है। नंदू: ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? इससे मेरी क्या गलती है? मैं तो केवल काम मांगने आया था। 10 दिन किसी ना किसी तरह बीत जाते हैं। इधर उसके बच्चे और पत्नी भी बहुत परेशान होते हैं। 11वें दिन जब उसे छोड़ा जाता है तो नंदू सोचता है मन में, अब मैं चुप नहीं रहूँगा, इस सबको मैं सबक सिखाकर ही रहूँगा। इस खड़ग सिंह को इसके सिंहासन से ना उतार फेंका तो मेरा नाम भी नंदू नहीं। फिर नंदू घर लौटकर अपनी पत्नी अनीता को वो सब कुछ बताता है। उसके साथ नंदू नगर में राजमहल में क्या क्या हुआ, नंदू, अब मैं उस सभी को सबक सिखाना चाहता हूँ।
जिन्होंने मुझे नाकाबिलियत समझा और बिना मतलब के मुझे काल कोठरी में डलवा दिया। अनीता, सबक सिखाने में मैं भी आपका साथ दूंगी, परंतु कोई गड़बड़ हो नहीं होगी। नंदू, सुनो, तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब संभाल लूँगा, पर मैं जो बताऊँ वो तुम्हें करना होगा। अनीता, जी ठीक है। नंदू, तुम बच्चों को अपने भाई के नगर इंदर नगर से बुलवा कर उसके साथ मायके भेज दो। अनीता नंदू की बात सुनकर यही करती है। बिरजू से कहती है, सुनीता सुन, बच्चों को ख्याल रखना और साथ ही माँ और बाबूजी से कहना कि मेरी चिंता ना करे। बिरजू, ठीक है दीदी। बिरजू बच्चों को लेकर चला जाता है। दूसरे दिन नंदू और अनीता बात कर रहे होते हैं। नंदू, तुम आज जल्दी काम करके आराम कर लेना, तुम्हें रात भर जागना होगा, साथ ही बहुत सारा काम भी करना होगा। अनीता, जी ठीक है, पर आप बताओ तो सही मुझे क्या करना होगा। नंदू, अरे मैंने पहले ही कहा ना, जो कहूँ वही करना होगा। अभी मैं जो कह रहा हूँ वही करो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। अनीता और नंदू दोनों मिलकर सारा काम निपटा कर रात का इंतज़ार करने लगते हैं। रात का पहर होते ही नंदू अनीता को जगाता है। नंदू, अनीता उठो उठो, जल्दी उठो। अनीता उठते ही, जी करिए, मुझे क्या करना होगा। नंदू, जो रोटियां बची हुई हैं उसे लेकर आओ और उसे 4 हिस्सों में बांटकर आधी तुम रखो और आधी मुझे दो। अनीता ऐसा ही करती है। रोटियां लाकर अनीता आधी आधी करके आपस में बांट लेती है। दोनों घर से बाहर आते हैं। नंदू, तुम इन कुत्तों को धीरे धीरे रोटी डालकर गांव के बाहर तक ले जाने की कोशिश करो, जिससे कि कुत्ते मुझ पर भौंके नहीं। कुत्तों की आवाज़ ना होने के कारण कोई भी नहीं जागेगा। अनीता भी बात को समझ गई। वो कुत्तों को रोटी डालकर गांव के बाहर तक ले जाती है कुत्तों को। दूसरी तरफ नंदू गांव में रहने वाले राकेश की गाय को खोलकर इंदर नगर के रास्ते पर चलने लगता है। इसके बाद अनीता भी उसके पास पीछे पीछे जाती है। नंदू, मैं इस गाय को लेकर तुम्हारे गांव जा रहा हूँ। इसे वहाँ के पशु बाजार में बेच आऊँगा। अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो कह देना मैं बच्चों का सामान देने तुम्हारे मायके गया हुआ हूँ। नंदू गाय को लेकर इंदर नगर के पशु बाजार में बेचकर अपने गांव सेठपुरी आ जाता है। अनीता के पास आकर नंदू, ये लो भाग्यवान, पूरे 500 रुपये। इन रुपयों का अभी किसी के सामने मत निकालना। अनीता भी हाँ में हाँ सिर मिला देती है। साथ ही वो उस दिन हुई घटना का ब्यौरा नंदू को देने लगती है। अनीता, आज सुबह जब किराया दुकानदार राकेश गाय की चोरी होने की वजह से वो बहुत रो रहा था। नंदू, अच्छा हुआ उसने भी मुझे काम देने से मना किया था। अब धीरे धीरे सेठपुरी के अलावा आसपास के गांव में चोरियां बढ़ने लगी थी। लोग भी परेशान होने लगे थे, जिसके चलते आसपास के सभी गांव वाले राजा के पास जाकर चोरियों की शिकायत करते हैं। आदमी, महाराज, आसपास के सभी गांव में पालतू जानवर की चोरी होने लगी। राजा खड़क सिंह के होते हुए, चोरी, अच्छा हम देखते हैं, तुम लोग सभी जाओ, अभी जाओ यहाँ से। लोगों के जाने के बाद राजा अपने मंत्री को बुलाता है। राजा, मंत्री जी, इसके प्रभु, पशु चोरी होने से क्या हमें कोई नुकसान या फ़ायदा है। मंत्री, जी महाराज, पशु चोरी होने से जी पशुपालन से होने वाला धन फायदे का कुछ हिस्सा हमें कर के रूप में देते हैं। अब पशु ना होने के कारण वो हमें नहीं मिल पाएगा। राजा बड़ी दुविधा में पड़ गया, सोचने लगा कि अब वो क्या करे क्या ना करे। राजा, मंत्री जी, आप जांच करवाइए कि पशु कहाँ जा रहे हैं, कौन चोरी कर रहा है। मंत्री जी, महाराज, मैं जल्दी ही चोर को पकड़ाता हूँ। परंतु महाराज, मेरे मन में इसके लिए एक रास्ता सूझा है। क्यों ना महाराज, हम हर गांव में एक बाड़ा बनवा कर वहां जानवरों को रख दें। देखने के लिए एक चौकीदार रख देंगे। चौकीदार वहीं का स्थानीय हो, जानवरों की रक्षा होती रहेगी। माह के अंत में चौकीदार पशुपालकों से कर लेकर हमें देता भी रहेगा। राजा, ये विचार मुझे काफ़ी पसंद है।
ठीक है, इस सूचना को सभी गांव में पहुंचा दो। राजा ने सभी गांव में यह आदेश ढोल बजवाकर प्रस्तावित करवा दिया। सेठपुरी जो भी चौकीदार बनना चाहता है, उन्हें अपना नाम सरपंच के पास लिखवाना होगा। संदेश वाहन ढोल नगाड़े बजाते हुए सुनो 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 सभी गांव वालों को सूचित किया जाता है, मवेशियों की रक्षा हेतु एक बाड़ा बनवाया जा रहा है और साथ ही एक चौकीदार को भी रखा जा रहा है। जो भी चौकीदार दारी करना चाहे वो सरपंच के पास अपना नाम लिखवा दे। सुनो सुनो सुनो, नंदू भी अपना नाम लिखवाने जाता है। नंदू, मुखिया जी मेरा नाम भी लिख लो, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। मुखिया, नंदू, पढ़े लिखे होकर भी ऐसा काम करते हो। नंदू, क्या करे मुखिया जी, कुछ काम ही नहीं है तो यही सही। मुखिया, अब तुम्हें करना ही है जो ठीक है। चौकीदार को भी नियुक्त किया गया, जिसमें नंदू को ही नियुक्त किया गया। नंदू और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। नंदू के मन में अभी भी राजा के प्रति बहुत गुस्सा भरा हुआ था। नंदू गांव वालों की तरफ से जो जानवरों मवेशियों के लिए जो चारा आता, उससे वो थोड़ा चुरा के दूसरे गांव में बेच देता। दूसरे गांव जाकर, नंदू, तुम्हें मवेशियों के लिए चारा चाहिए, आदमी चाहिए तो नंदू ऐसा करो, तुम बाजार भाव से कम दाम में ये चारा ले लो। आदमी, ठीक है। नंदू हर बार किसी ना किसी को चारा बेचकर घर आ जाता। एक दिन नंदू, अनीता, तुम इन पैसों में से थोड़ा सा हिस्सा अलग निकाल लिया करो। अनीता, निकाल तो लिया करूं, पर कभी राजा को शक हुआ तो उसने हमारे यहाँ तलाशी ली तो उसे सच मालूम पड़ गया तो। नंदू, उसे कुछ नहीं मालूम पड़ेगा, तुम वो धन मुझे एक पोटली में रख कर दे दो। तो पशुपालकों से कर का धन मिलता, उससे कुछ धन चुरा कर वो राजकोष में जमा करवाने जाता। नंदू इस अतिरिक्त धन को जानवरों के बाड़े में छुपा दिया करता था। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। नंदू हर माह थोड़ा थोड़ा धन कम करके राजकोष जमा किया करता था। एक बार कोषाधिपति उसे बोल देता है, कोषाधिपति, नंदू, इस ग्राम में पशु कर का धन दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, क्या कर रहे हो तुम? नंदू, मुझे इससे जितना भी कर मिलता है वो मैं आपको ही जाकर देता हूँ। इस बार राजा भी सुन रहा होता है। तभी राजा गुस्से में आकर नंदू को पकड़ने का आदेश देता है। राजा, इसे पकड़ लिया जाए, जब तक जांच पूरी ना हो जाए इसे छोड़ना नहीं। यदि कभी इस पर गुनाह सिद्ध हो जाता है तो इसे फांसी की सज़ा दी जाएगी। नंदू, महाराज, मुझे अपनी सफाई का एक मौका तो दे दीजिए। मंत्री, रुकिए महाराज, हम सुन लेते हैं इसकी ये क्या कहना चाहता है। राजा, हाँ रुको, इसे बोलने दो। ये क्या कहना चाह रहा है? नंदू, महाराज, मैं अपनी बात रखूं इससे पहले मेरी एक शर्त है। राजा, बोलो, क्या शर्त है? नंदू, यदि मैं बेकसूर सिद्ध हो जाता हूँ तो आप मुझे राजा बनाएंगे और मेरी जगह आपको ये सज़ा मंजूर होगी। राजा अपने गुरूर और घमंड में हाँ कह देता है। मंत्री रोकते हुए, महाराज, आप ऐसा नहीं कर सकते। राजा, मंत्री, राजा आप हैं कि मैं? मंत्री, माफ़ कीजिए महाराज। इतना कहकर मंत्री पीछे हट जाता है। राजा, नंदू, सिद्ध करो तुमने पशु कर बीच में चुराया नहीं। नंदू, महाराज, मैंने धन को चुराया नहीं, परंतु यदि आपको मुझ पर दोष लगाना होगा तो आप लगा ही देंगे। राजा, ऐसा है तो ये फैसला यहाँ के 5 महामंत्री करेंगे। नंदू, इसके लिए मुझे 1 किलो वजन का बर्फ़ चाहिए। राधा, जल्दी ही इसके हाथ में बर्फ़ ला कर दो। नंदू के हाथ में 1 किलो बर्फ़ का टुकड़ा दिया जाता है। नंदू बर्फ़ का टुकड़ा अपने हाथों से दूसरे मंत्री के हाथों में देता है। दूसरा मंत्री तीसरी मंत्री के हाथ में देता है। ऐसा करते हुए राजा के हाथ में पहुंच जाता है बर्फ़ का टुकड़ा। तभी नंदू कहता है, नंदू, महाराज रुकिए। नंदू महाराज के हाथों से बर्फ़ के टुकड़े का वजन जांचने को कहता है। इसका वजन काफ़ी कम हो जाता है।
नंदू, महाराज, इसमें से लगभग 200 ग्राम वजन कम है, तो 200 ग्राम बर्फ की चोरी आपने की है। राजा, क्या कह रहे हो तुम? इसमें मैं सैनिक नंदू के घर की तलाशी लेकर और गांव वालों से पूछताछ करके राज दरबार आते हैं। सैनिक, महाराज की जय हो। राजा, कहो क्या खबर है? सैनिक, महाराज, हमने इसके घर की तलाशी ली, परंतु कोई अतिरिक्त धन नहीं निकला। साथ ही हमने गांव वाले से भी पूछताछ की, परंतु किसी ने कुछ नहीं बताया। नंदू, यही तो मैं कहना चाहता हूँ महाराज। गांव में किसी का जानवर मर जाता है, लोग उसका कर नहीं देते। कोई अपना जानवर बेच देता है तो उसका कर भी कम हो जाता है। चोरी होने की वजह से लोग जानवर भी कम खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से लोग कर कम दे रहे हैं। और इसके बाद का फैसला मैं आप सब मंत्रियों पर छोड़ रहा हूँ। मंत्री सोच विचार कर नंदू की बात को सच मान लेते हैं और साथ ही राजा के वादे अनुसार उसे दूसरे दिन 1 दिन का राजा घोषित किया जाता है। नंदू के राजा बनने के बाद नंदू पुराने राजा को बंदी बना लिया जाता है और उसे पुराने गलत फैसले के लिए फांसी की सज़ा दी जाती है। आप क्या कहते हो मंत्री जी? ये सुनकर मंत्री हैरान हो जाते हैं। मंत्री, नंदू महाराज, हमें सलाह का एक मौका प्रदान करें। नंदू, जी मंत्री जी, आप सभी मंत्री सलाह कर लीजिए। ये सुनकर सारे मंत्री अचंभ में पड़ जाते हैं और इसके बाद सब आपस में सलाह करने लगते हैं। पहला मंत्री, पुराने राजा ने कभी हमारे विचार रखने का मौका नहीं दिया। साथ ही पुराने राजा के समय उनकी मनमर्जी के कारण राज्य में कानून व्यवस्था भी सुचारू ढंग से नहीं चल रही है। दूसरा मंत्री, इसी के साथ विदेशी आक्रमण भी बढ़ने का खतरा है। और तीसरा मंत्री, हाँ, आप सही कह रहे हैं। मंत्री, नंदू महाराज, आप इन्हें जो भी सज़ा देना चाहते हैं वो दे दीजिए, हम आपके साथ हैं। पुराना राजा फांसी की सज़ा को माफ़ करने के लिए गिड़गिड़ाने लगता है। राजा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं समझ गया मेरी क्या गलती है और मैं अहंकार में आ गया था। नंदू समझ आता है और उसे माफ़ कर अपनी सेना में शामिल कर लेता है। साथ ही नंदू राज्य में सभी बेरोजगारों को काम दे देता है, जिसके कारण सारा राज्य खुशहाल हो जाता है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखने के लिए थैंक यू सो मच।